सीआर पाटिल साहब। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सीआर पाटिल साहब की बात की जाए, देश के जल शक्ति मंत्री तो आप हैं ही, और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनके दरवाजे पर मदद की आस लेकर जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। हमेशा इनका दरवाजा जो है, इनका घर है, अभी सभी लोगों के लिए उपलब्ध रहता है। आप जाएं, अपनी समस्या इनको बताएं और उसका समाधान लेकर लौटें। मेरे सहयोगी उनसे बातचीत करेंगे दिबांग, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि उनके जीवन परिचय पर आप एक नजर डाल लीजिए। सीआर पाटिल जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी यात्रा किसी संघर्षशील सक्सेस स्टोरी से कम नहीं। पुलिस में एक हेड कांस्टेबल से लेकर कैबिनेट मिनिस्टर बनने तक की इस राजनीतिक यात्रा में कई अप्स एंड डाउन्स आए, पर इन्हीं मुश्किलों ने उनकी इच्छा शक्ति को और अधिक स्ट्रेंथ दी। उनका विजनरी थॉट प्रोसेस, पार्टी के प्रति कमिटमेंट, टाइमलाइंस के सांचे में ढले प्रोडक्टिव रिजल्ट उनको सीआर पाटिल बनाते हैं। आप देश के सबसे अधिक सफल प्रदेश अध्यक्ष बनकर उभरे और गुजरात में लगातार अडिग राज्य सरकार की बात उनका जिक्र किए बिना बिल्कुल अधूरी है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022 के चुनाव में पाटिल जी की पॉलिटिकल कॉम्पिटेंस ने 182 में से भाजपा को रिकॉर्ड तोड़ 156 सीटें दिलाई। सीआर पाटिल गुजरात के नवसारी से लगातार 4 बार के सांसद हैं। 2019 के चुनाव में देश में सबसे अधिक वोट और मार्जिन से जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया। 2024 के भी संसदीय चुनाव में नवसारी क्षेत्र में उन्होंने बहुत बड़ी जीत दर्ज की। पाटिल जी भारत के पहले सांसद हैं जिनके कार्यालय को ISO 9001:2015 का सर्टिफिकेशन मिला है। 1989 में पाटिल जी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाजपा में शामिल किया था। आप गुजरात के GIDC और एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड के चेयरमैन भी रहे। सामाजिक सेवा के साथ साथ जल संरक्षण की दिशा में उन्होंने कई इनोवेटिव एफर्ट्स किए हैं। आपने गाँव को धुआं रहित बनाने और सांसद आदर्श ग्राम जैसे सार्वजनिक कार्यों की शुरुआत करके लोगों का खूब प्यार बटोरा। सूरत में कपड़ा और हीरा उद्योग के विकास के लिए काम करके आपने सूरत के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूरत हवाई अड्डे के व्यापक विकास के लिए भी आपने भरपूर प्रयास किया। उसी का नतीजा है कि आज सूरत देश और विदेश के कई सारे शहरों से जुड़ चुका है। कोविड-19 के कठिन समय में भी आपकी मानवीय सेवाओं की खूब प्रशंसा हुई। पूरे गुजरात में कोविड केयर सेंटर शुरू किए गए जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सके। आपके कामों की फेहरिस्त इतनी लंबी है कि पूरा दिन भी कम पड़ेगा। आइए सुनते हैं उनकी दिलचस्प यात्रा की कहानी खुद उनकी जुबानी। Come on, let's welcome जल शक्ति मिनिस्टर, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष none other than सीआर पाटिल। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए सीआर पाटिल साहब का। पाटिल साहब आप मंच पर सादर आमंत्रित हैं। गुलामी से मुक्त होना एक बहुत बड़ा काम था, फिर भी महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता के साथ साथ स्वच्छता भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। बाद में न सरकारों ने, न कोई NGO ने, न कोई लोगों ने कभी उसके ऊपर ध्यान दिया। हमें गंदगी की आदत हो गई थी, मगर महात्मा गांधी जी की इस कल्पना को साकार करने के लिए 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से जब स्वच्छता की बात की, स्वच्छता ही सेवा की बात की, तब कई विरोधी दलों ने उसका विरोध किया कि लाल किले से प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहे हैं, टॉयलेट की बात कर रहे हैं, मगर उसकी आवश्यकता थी। देखो, पहले तो मैं बताऊंगा आपको, करीब 11 करोड़ अभी तक ये टॉयलेट बन गए हैं। 60 करोड़ लोग ये टॉयलेट का उपयोग करने के आदी हो गए हैं। 2014 में सिर्फ 40% टॉयलेट इस देश में थे। 40 से 97% तक ले जाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। तो दोनों तरफ है, 2047 की तैयारी करते हुए ये टॉयलेट भी बनाने पड़ेंगे, स्वच्छता भी करनी पड़ेगी। WHO के रिपोर्ट में आया, जो बच्चे बाहर जाते थे शौच के लिए, बाहर जाने से उनको डायरिया होता था, तो हर साल 60 से 70 हज़ार बच्चे की मौत होती थी। यानी पहले 5 साल में ही 3 से 3.5 लाख बच्चों को बचा लिया गया इसी योजना के कारण। अटल जी एक कार्यक्रम में सूरत आए थे। उस टाइम उन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा। मैंने कहा कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है और पानी के लिए होता है तो भारत उसमें कहीं नहीं होगा। हमारी पानी की समस्या उसके पहले हम उसको हल कर देंगे। स्वच्छता ही सेवा और स्वच्छता के साथ देश को विकसित भारत बनाना, ये हमारा टारगेट है और उसके लिए हम पूरे प्रामाणिकता के साथ इसमें डटे हुए हैं और डटे रहेंगे। आपने गंगा अगर कई साल पहले देखी होगी
और प्रधानमंत्री जी तो वाराणसी से सांसद हैं। उन्होंने नमामि गंगे एक अलग प्रोजेक्ट बनाया, उसके लिए अलग पावर दिए हैं, अलग फंड भी दिया है। अभी 5 राज्यों में से गंगा नदी जाती है। हमने वहाँ 5 राज्यों के सेक्रेटरी के साथ बात किया और उनको कहा है कि दिसंबर 31 तक आपके यहाँ जितने भी नाले अभी नदी में जा रहे हैं उसका DPR बना के भेज दो, लेट नहीं करना है। उसको हमने वार्न भी किया है। 31 दिसंबर तक आ जाएगा, उसके ऊपर काम करके 1 साल के अंदर वो DPR पे काम करते हुए हर नाला हम बंद कर देंगे। वैसे तो बहुत काम हुआ है, जैसे बनारस में भी एक समय ऐसा था कि पानी काला हो गया था, आज आप नहा सकते हो, ऐसा पानी वहाँ भी हो गया है। पर उन सबको हमने कहा है कि जल्दी से कर दो, हम 1-1.5 साल के अंदर इसको पूरा करना चाहते हैं, तो काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आप इसी का उदाहरण दोगे माँ गंगा का, ये हम कह सकते हैं, इतना साफ सुथरे बना देंगे उसको। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अच्छा वादा किया है आपने। इस वादे को हम दूसरा क्या होता है कि वहाँ कोई सब जो लोग हैं और नदी को पॉल्यूटेड नहीं करते, यहाँ लोग इतने जागरूक अभी नहीं है, ये 2 का भी प्रॉब्लम है। युवा धन जुड़ रहा है, उसकी भी अपनी तकलीफें होंगी, उसके कमिटमेंट होंगे, मगर वो 1 घंटा तो कहीं ना कहीं निकाल सकता है छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे, जब भी उसको टाइम मिले। उनको ग्रुप बनाकर भी सबको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। अगर युवा जुड़ जाएगा तो मैं मानता हूँ कि साल भर में ही देश की पूरी सूरत बदल जाएगी। मैं तो आपके माध्यम से सभी युवाओं को रिक्वेस्ट करूँगा कि देश का काम है, उसको प्रायोरिटी देना ही देना है। अगर इतना तय कर लेंगे तो युवा में कोई कमी नहीं है, उनकी एक ताकत है, उनकी एक सोच है, और वो जब तय कर लेंगे तो सूरत बदल लेंगे, इतनी ताकत उनकी है। तो मैं आह्वान करता हूँ उन सभी युवाओं को कि वो इसके ऊपर काम करें। पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सवालों के जवाब दिए, आपने बहुत सारे वादे किए हैं और हमारी जब अगली बातचीत होगी उसमें हम देखेंगे कि आपने जो वादे किए उसमें कितने पूरे हुए। पर हम उम्मीद यही करते हैं जो आपने वादे किए वो ज़रूर पूरे हों।